आइए मित्रों, नमस्कार है। मैं राजीव सर दिव्यांश एकेडमी परिवार की तरफ से आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग कहते हैं टेट और सीटेट सुपर टेट में ये व्याकरण जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है, आज का जो सूत्र है मित्रों, ये है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है मित्रों, कहते हैं 1-1-9। ये सूत्र कहां पर मिलेगा? अष्टाध्यायी में, पहले अध्याय के पहले पाठ का ये 9वां सूत्र है मित्रों। 1-1-9 का मीनिंग ये है मित्रों कि ये सूत्र कहां से है? ये अष्टाध्यायी से है। अष्टाध्यायी में भी पहले अध्याय में जाएंगे और पहले अध्याय को जो पहला खंड है उसमें जाएंगे और 9वां सूत्र आप देखेंगे तो आपको ये सूत्र मिल जाएगा। मित्रों, प्रश्न ये उठता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से क्या होता है? देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से ये सवर्ण संज्ञा होता है मित्रों। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तो आपको यही सूत्र हाईलाइट करना होगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा होती है। मित्रों, तुल्य का क्या मीनिंग होता है? तुल्य का मीनिंग होता है समान। तुल्य का मीनिंग क्या होता है? समान। और आश्य का मीनिंग होता है मुखगत। मुखगत। अब प्रयत्न का तात्पर्य यहां पर यह होता है, देखिए प्रयत्न होते हैं मित्रों, ये दो होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो यहाँ पर क्योंकि मुखगत बात की जा रही है इसलिए आप यहाँ पर बताएं ये प्रयत्न से अभिप्राय क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर का मीनिंग क्या होता है? भीतरी प्रयास और चेष्टा। आभ्यंतर प्रयत्न। और सवर्ण का मीनिंग क्या होता है? सवर्णता। अब प्रश्न ये उठता है कि जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हो उनकी आपस में कौन सी संज्ञा जानी जाए? उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा कही जाए, जानी जाए। जी मित्रों, अब इसमें है प्रश्न ये है, जैसे हम आप कहते हैं ये अ और आ और आ का भी उच्चारण संख्या होता है, कंठ होता है, और आ का भी उच्चारण संख्या होता है, कंठ होता है। मित्रों देखिए, दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, कंठ है, इसलिए है। और आ से का मीनिंग क्या है? ये कहते हैं मुखगत, तो उच्चारण स्थान भी सेम है, इसका भी कंठ है और इसका भी कंठ है। अब प्रयत्न की बात हो रही है तो देखिए आ और आ का जो प्रयत्न होता है मित्रों, ये कहा जाता है विवृत होते हैं। आ का भी क्या है? विवृत है और आ का भी विवृत होता है। आभ्यंतर प्रयत्न जो स्वर होते हैं, स्वरों का आभ्यंतर विवृत होता है। तो देखिए उच्चारण स्थान भी सेम है, आभ्यंतर है, प्रयत्न भी सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है मित्रों? सवर्णी कहे जाएंगे। ऐसे ही कोई भी वर्ण यदि आप उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय समान देख रहे हो तो उनको आप कह दीजिए ये क्या होते हैं? ये सवर्ण संज्ञक कहे जाते हैं। इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे आप प्रश्न खत्म करते हैं तुरंत प्रश्न ये पूछा जाता है, अच्छा सर ये बताइए क्या आ और ई आपस में सवर्णी हो सकते हैं क्या? देखिए ये कंडीशन आप जान रहे हैं मित्रों, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर सेम होने चाहिए। तो पहले तो ये उच्चारण स्थान ही अलग अलग है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। देख रहे हैं, ये उच्चारण स्थान विभेद हो गया। और जबकि स्वर ये भी है, स्वर ये भी है, इसका भी अभ्यंतर क्या होगा? विपरीत होगा। और इसका अभ्यंतर क्या होगा? विपरीत होगा। तो मित्रों देखिए, एक एंगल से तो समान है, अभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से तो ये दोनों समान है, लेकिन उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग है। इसलिए एक स्वर वर्ग दूसरे स्वर वर्ग का सवर्णी नहीं हो सकता है मित्रों। आ और ई आपस में सवर्णी नहीं हो सकते हैं। पुनः प्रश्न उठता है, अच्छा सर ये बताइए क्या ये स्वर और व्यंजन सवर्णी हो सकते हैं क्या? मित्रों देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये उच्चारण स्थान है, इन दोनों का क्या है? अलग अलग है। हाँ, उच्चारण स्थान सेम होने के अनंतर भी ये अभ्यंतर इनका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अको विसर्जनीय नाम कंठ है। इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ, लेकिन ये स्वर है इसका क्या है? विपरीत हो रहा है अभ्यंतर। इसका जो होता है ये स्पृष्ट होता है। मित्रों कहते हैं व्यंजनों का जो अभ्यंतर होता है वो स्पृष्ट होता है। तो देखिए एक एंगल से तो समान है, लेकिन दूसरे एंगल से क्या है? ये समान नहीं है।
इसलिए स्वर और व्यंजन आपस में सवर्णी नहीं हो सकते हैं। पुनः प्रश्न ये उठता है मित्रों, अच्छा सर ये बताइए क्या क और च आपस में सवर्णी हो सकते हैं क्या? एक व्यंजन वर्ग दूसरे व्यंजन वर्ग का सवर्णी हो सकता है क्या? मित्रों नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, देखिए कंठ है, और इसका उच्चारण क्या है, तालु है। जबकि दोनों व्यंजन हैं तो दोनों व्यंजनों का अभ्यंतर क्या होगा, ये स्पृष्ट होगा। तो एक एंगल से देखिए समान है लेकिन दूसरे एंगल से समान नहीं है मित्रों। इसलिए हमारे पास जो पांचों वर्ग हैं, जो ये सारे वर्ग जो है एक दूसरे वर्गों में ये सवर्णी नहीं कहे जाते हैं। पुनः प्रश्न उठता है कि अच्छा सर ये बताइए क्या जो है क ख ग घ ये जो आपके पांचों वर्ण है तो क्या ये आपस में है सवर्णी हो सकते हैं? हो सकते हैं मित्रों। क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उच्चारण क्या है, सेम है। चाहे क कहिए चाहे ख कहिए, सबका उच्चारण क्या है, कंठ है। और इसका जो आपका अभ्यंतर है वो क्या है, स्पृष्ट है। और इसका अभ्यंतर क्या है, स्पृष्ट है। मित्रों देखिए उच्चारण भी सेम है और अभ्यंतर भी सेम है, इसलिए क ख ग घ ङ अर्थात है ये सारे वर्ण अपने वर्ग के क्या होते हैं, सवर्णी होते हैं। इसी तरह आप जो है ये कह सकते हैं पूरा च वर्ग अपने वर्णों में क्या होता है, सवर्णी होते हैं। तो पांचों वर्ग अपने अपने वर्ग के वर्णों में क्या होते हैं, सवर्णी होते हैं। इसका मतलब ये एक सवर्णी इधर प्राप्त हो रहा है और एक सवर्णी इधर प्राप्त हो रहा है, और बाकी जो आपने है अभी अभी बनाया ये सब क्या है मित्रों, ये सब असवर्णी है। ये क्या है, असवर्णी है। और ये प्रश्न ऐसा अगर प्रश्न पूछता है तो ऐसा नहीं कि हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन बड़ी मशक्कत करनी होती है मित्रों। इसलिए हमें आपको समझ रहे हैं ऐसे ऐसे व्यंजनों को ही ये कहते हैं सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रों में जानना है। अब प्रश्न ये उठता है, इसमें है उच्चारण स्थान की बात होती है। तो आइए इस पर चलते हैं। एक ऋषि है कात्यायन जी, कात्यायन जी इस पर बताते हैं कि उच्चारण स्थान विभेद होने पर भी क्या होता है, री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। और उसके लिए एक वार्तिक है, रिल रिवाण्यो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। इसमें है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। मित्रों देखिए ये जो उच्चारण स्थान होते हैं ये बताए जाते हैं कि व्यवहार जगत में उच्चारण स्थान हमें आपको 11 दिखते हैं, लेकिन पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने बताए गए हैं, 8। और यही हमें आपको बताना है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अष्ट होते हैं। उच्चारण स्थान 8 कौन कौन से होते हैं, जबकि आप प्रयोग करके देखते हैं तो उसमें आपको 11 दिखता है, हिंदी में 7 दिखता है, लेकिन संस्कृत में पाणिनि शिक्षा को ही मूल मानते हुए जवाब दिया जाता है कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो हमें आपको 8 बतलाना है। उच्चारण स्थान 8 होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं उच्चारण स्थान 8, आइए इसको लिख लिया जाए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पुटअप किया जाता है मित्रों। तो कहते हैं अकुह, अकोह विसर्जनीया, अकोह विसर्जनीया नाम कंठ, अकोह विसर्जनीया नाम कंठ। मित्रों कहते हैं ये आ, अब देखिए चाहे आ कहिए चाहे आ कहिए, समझ रहे हैं, अर्थात जितने तरीके से आप कर सकते हो ये अर्थ हो। अक्कू का मीनिंग क्या होता है, पूरा आपका क वर्ग, क ख ग घ ङ। अभी आप अंग की बात करेंगे, अंग के लिए अलग से भी बताएंगे, इ म ङ ण नासिका च, ये कहते हैं कंठ भी होगा और उसका नासिका भी होगा, अंग का। तो यहाँ पर है जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो पूरा क वर्ग होगा, ये कंठ और ह और विसर्ग, ह और विसर्ग, इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं मित्रों, ये कंठ कहे जाते हैं। इसके बाद दूसरा है ईचु यसानाम, ईचु यसानाम तालु। ध्यान दीजिए तालु होता है, तालु नहीं होता, विसर्ग नहीं होता है, तालु होता है। ये छोटी छोटी जानकारियां हमें आपको समझ रहे हैं।
ये अच्छा हाथ साबित होती है मित्रों। तो यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। ई, आप देखिए ई जितनी तरीके से आप बना सकते हो 18 तरीके से। ई और क्यू का मीनिंग क्या होता है? पूरा चवर्ग, चचा जो है ई है। और कहते हैं य और स, य और श का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? ये तालु होता है। तालु कहां से देखें? तालु हम आप देखते हैं ये जो जीभ के ऊपर बड़ा चिकन सा भाग है, बहुत निर्मल सा भाग दिखाई देता है, वही आपका तालु कहलाता है, जो बच्चों का यहाँ से चलता है। जी मित्रों, इसके बाद कहते हैं री तो रथा राम, ऋतु रथा नाम मूर्धा। देखिए कहते हैं री से ऋषि, और टो का मीनिंग क्या होता है? पूरा आपका ट वर्ग, र और श, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा कहां से पकड़ेंगे मित्रों? मूर्धा कहते हैं जब हम आप ये जिह्वा जो हमारी आपकी घूम करके यहाँ जो लहरी को टच करना चाहती है, यहाँ देखिए यहाँ कंठ के अंदर यहाँ लहरी दिखाई दे रही होगी, जब उसको टच करना चाहती है मित्रों, तो वहां से जो भी वर्ण उच्चरित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मूर्धा कहते हैं मित्रों। री पूरा ट वर्ग, र और श के उच्चारण स्थान क्या होते हैं? मूर्धा होते हैं। री तु लसानाम, लितु लसानाम दंता, लितु लसानाम दंता। मित्रों ये दंता क्यों होते हैं? क्योंकि दांत ये है 32 होते हैं, इसलिए है ये कहते हैं दंताः। और ध्यान दीजिए बुद्धि के दांत कितने वर्षों में निकलते हैं? ये मनोविज्ञान का प्रश्न है, इसको आप खोजिएगा। कहते हैं लृ, अत्तु का मीनिंग क्या होता है? पूरा आपका ता वर्ग, लितु लसानाम श, इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं मित्रों? ये क्या होता है? दंताः होता है। लितु लसानाम दंताः। जी मित्रों हो, इसके बाद कहते हैं उपपधमानीया नाम ओष्ठव। उपपधमानीया नाम किम? ओष्ठव। पद मा नीया नाम, उपपधमानीया नाम ओष्ठव। उपपधमानीया नाम ओष्ठव, उपपधमानीया नाम ओष्ठव। मित्रों ये उ, अब उ का मीनिंग क्या होता है आपका? पूरा प वर्ग, प वर्ग। अब उपध्यमानी किसे कहते हैं मित्रों? देखिए कहते हैं ये जो प और फ होता है, प फ के पहले यदि अर्धविसर्ग, ऐसे अर्धविसर्ग लगे होते हैं, इसे क्या कहा जाता है मित्रों? उपध्यमानी। लेकिन ध्यान दीजिए कि केवल प फ की बात की जा रही है, इस वर्ग का और कोई दूसरा वर्ण नहीं मित्रों, समझ रहे हैं? प फ के पहले यदि अर्धविसर्ग लगे होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? उपध्यमानी कहलाते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि उपध्यमानी का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमें आपको ओष्ठ बताना है। कहते हैं पूरे प वर्ग का और उपध्यमानी का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये ओष्ठ कहा जाता है। इसके बाद कहते हैं जिह्वामूली, जिह्वामूली, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलम। देखिए कहते हैं मित्रों ये क और ख, क और ख के पूर्व यदि अर्धविसर्ग लगे होते हैं इसे क्या कहा जाता है? जिह्वामूली कहते हैं मित्रों। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि जिह्वामूली का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको बताना है कि जिह्वा का जो मूल होता है, कहते हैं जिह्वा के जहां से भी शुरुआत आप समझते हो, चाहे ये यहाँ से समझते हो अथवा यहाँ कहीं से पूरे शरीर में जहां से आप उसकी शुरुआत समझते हो, वही उसका क्या कहलाता है? मूल कहलाता है मित्रों। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि जिह्वामूली का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमें आपको क्या बताना है? जिह्वा का जो मूल है वही आपका क्या कहलाता है? ये जिह्वामूली कहलाता है, उसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल कहलाता है।
इसके बाद कहते हैं मित्रों वकारस्य दंतोष्ठ। व का उच्चारण क्या होता है? दंत और क्या होता है? ओष्ठ। और यही आपके टेट में है, पूछा गया था इस बार। व का उच्चारण क्या होता है मित्रों? तो आपको बताना है कि दंत और ओष्ठ होता है। बोल के देखिए, व देखिए दांत और ओठ को बड़े आराम से ये टच करता है मित्रों। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है व का उच्चारण क्या होता है, हमें आपको बताना है दंतोष्ठ होता है। इसके बाद कहते हैं एदैतोः कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण क्या होता है? कंठ और तालु। तालु ये क्यों होते हैं मित्रों? ध्यान दीजिए, इसमें कहते हैं दो दो वर्ण मिले हुए हैं। दो दो वर्ण मिले हैं। कौन कौन से? आ और ए। मित्रों आ का उच्चारण क्या होता है? अभी भी आपने अध्ययन किया, कंठ होते हैं। और ई का उच्चारण क्या होता है? तालु होते हैं। और ए का उच्चारण क्या होगा? कंठ और तालु। इसी तरह इसमें कहते हैं आ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ आवे तो क्या हो जाता है? ये ऐ हो जाता है। ये मिलजुआ के कारण है, ये क्या कहलाते हैं मित्रों? मिश्रित भी कहे जाते हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए और ऐ का उच्चारण क्या होता है, हमें आपको बताना है। कंठ और क्या होते हैं? तालु होते हैं। इसी तरह ओदैतोः कंठ प्लस कंठोष्ठ। ओ और औ। और औ का उच्चारण क्या होता है मित्रों? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ होता है। ध्यान दीजिए, कहते हैं इसमें भी दो वर्ण मिले हैं, इसमें भी दो वर्ण मिले हैं। कौन कौन से मित्रों? आ और उ। आ का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। और उ का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है। और ओ का उच्चारण क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। इसी तरह इसमें भी कहते हैं आ अथवा आ के बाद क्या आवे? ओ अथवा औ आवे तो क्या हो जाता है मित्रों? ये औ हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ओ और औ का उच्चारण क्या होता है, हमें आपको क्या बतलाना है? कंठोष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ होता है। इसके बाद कहते हैं य म ङ ड़ ना नाम नासिका च। मित्रों ध्यान दीजिए, नासिका च से मीनिंग क्या होता है? कहते हैं ये जो हमारे आपके वर्ण है य म ङ ड़ और न, इनके उच्चारण नासिका च। नासिका तो होता ही होता है मित्रों, और भी होता है। जैसे ये बताना किस वर्ग का है? ये च है, इसका मतलब नासिका भी होता है और ये तालु भी होता है। ये बताएं ये प फ ब भ म, इसका मतलब ये ओष्ठ भी होता है और नासिका भी होता है। इसको बतलाएं ये क ख ग घ, इसका मतलब नासिका भी होता है और कंठ भी होता है। इसको बतलाएं ट ठ ड ढ ण, इसका मतलब ये मूर्धा भी है और नासिका भी है। इसको बतलाएं त थ द ध न, इसका मतलब ये है दंत भी और नासिका भी है। तो ये हमको आपको ये जानकारी कैसे मिलती है मित्रों? ये च पद से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कहते हैं नासिका तो होता ही होता है और भी कुछ होते हैं। ये है, हमें आपसे प्रश्न पूछे जाए तो इसी तरह इसमें जवाब दिया जाएगा मित्रों। इसके बाद आता है अनुस्वारस्य।
अनुस्वारस्य नासिका। ये जो अनुस्वार होता है मित्रों, इसका उच्चारण क्या होता है? नासिका होता है। हमसे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो अनुस्वार होता है, जो हम आपको नाक पे चढ़ा के बोलते ऐसा बोलते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये है, कहते हैं नासिका से उच्चारित होते हैं, ऐसे है अनुस्वार कहा जाता है। तो ये टोटल हमें आपको ये दिखाई दिया मित्रों। आपसे प्रश्न पूछा गया कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तब वहां पर हमें आपको जवाब देना है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। जबकि आप व्यवहार जगत में सबको गिनेंगे तो ये कितने दिखते हैं? 11 दिखते हैं। लेकिन जैसे ये कहते हैं, देखिए दंत और ओष्ठ है, जैसे ये है कंठ और तालु है, इन सबको उसी में सपेट दिया जाता है और ये मूलतः 8 ही माने जाते हैं। परीक्षा में भी पूछा जाएगा, हमें आपको 8 ही बताना है, वहां 11 7 आदि नहीं बताना है मित्रों। हिंदी में भले आप 7 बताएं, लेकिन संस्कृत की बात हो रही है, तब वहां पर आप 8 को ही हाईलाइट करें। इसके बाद कहते हैं मित्रों, कात्यायन जी की बात आती है। भाई कात्यायन महाराज को भी देख लेते हैं। रील री वर्णयो, री री वर्णयो हो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये वार्तिक है। वा का मीनिंग क्या होता है मित्रों? वार्तिक। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वा का मीनिंग क्या होता है, तो हमें आपको बताना है कि वा का मीनिंग क्या होता है। ये वार्तिक होता है। ये मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि रे और रे की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, ये किस विद्वान के मत में? हमें आपको बताना है कि ये जो वार्तिक कार कात्यायन जी है, वररुच है। कात्यायन का एक नाम वररुच भी है। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि कात्यायन का अपर नाम क्या है, तो कात्यायन का अपर नाम क्या है? वररुच है। अब वा का मीनिंग क्या होता है? ये वार्तिक। वा का मीनिंग क्या होता है? वार्तिक। जैसे हम लोग पाणिनि की अष्टाध्यायी अध्ययन करते हैं मित्रों, उसी तरह ये कात्यायन जी का वार्तिक रूपी किताब है, और उसी में ये बात दिया हुआ है कि री है, कहते हैं री वाणियों मिठा। मिठा मीन क्या होता है? परस्पर। री और री परस्पर है, क्या होते हैं? सवर्णी कहे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, री और री की ही आपस में सवर्ण संज्ञा केवल है किसकी दृष्टि में होगी मित्रों? कात्यायन की दृष्टि में, कात्यायन व वररुच की दृष्टि में, पाणिनि की दृष्टि में नहीं। क्यों? पाणिनि की दृष्टि में इसलिए नहीं होगा री और री आपस में सवर्णी, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग है। लेकिन कात्यायन की दृष्टि में री और री आपस में क्या होते हैं? सवर्णी होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, किसका उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अलरी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। देखिए, दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, और ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो इसका आभ्यंतर क्या होगा? विवृत होगा। और इसका भी आभ्यंतर क्या होगा? विवृत होगा। तो देखिए, एक एंगल समान है, लेकिन दूसरे एंगल से समान नहीं है, लेकिन फिर भी कात्यायन की दृष्टि में ये दोनों आपस में क्या कहे जाते हैं? ये दोनों आपस में सवर्णी कहे जाते हैं। अब प्रश्न उठेगा, री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, ये कात्यायन की दृष्टि में, क्या पाणिनि की दृष्टि में भी की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है? हमें आपको बताना है नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाणिनि की दृष्टि में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के तहत जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा, उन्हीं की आपस में क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। अदरवाइज अन्य वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो ये दोनों आपस में पाणिनि की दृष्टि में सवर्ण संज्ञक नहीं होंगे, लेकिन कात्यायन की दृष्टि में इस वार्तिक के तहत ये क्या कहलाते हैं? सवर्णी कहलाते हैं। जी मित्रों, अब इसके बाद का जो प्रसंग है मित्रों, ये प्रयत्न की बात होती है। प्रयत्न कितने होते हैं? हाँ, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इसको हम लोग दूसरे वीडियो में है। स्वदिन मिलांच। ठीक है मित्रों, नमस्कार।